स्वागत है आपका निकुंज क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के इस सीरीज में हम लोग संविधान सभा की बात करेंगे। इस संविधान सभा की सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन करेंगे। बीते वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आगामी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। सभी तथ्यों एवं सूचनाओं को प्रमाणिक स्रोतों से सत्यापित किया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन कि भारत का संविधान लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है। इसमें विकल्प दिया है। तो भारत का संविधान सभी लोग जानते हैं लिखित संविधान है और इसका जो स्वरूप है यह संघीय स्वरूप है, यानी विकल्प इसमें जो है ए सही होगा, यानी जो है 1 और 2 यह जो है दोनों सही बता रहा है। अगला देखिए, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है यह भारत का ही संविधान है। जबकि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे पुराना संविधान या संविधान का जनक या जननी पूछा जाता है, तो संविधान की जननी जो है ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है, यानी सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। सबसे पुराना लिखित संविधान जो है वह अमेरिका का संविधान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, यह लिखित संविधान है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिया गया है इसमें विकल्प पहला ए 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक। दूसरा दिया है 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के सदस्यों की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। और लास्ट है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो इसमें देखेंगे तो इसमें विकल्प नंबर ए यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सही है, यानी यह 9 दिसंबर जो है यह 1946 है, ना कि 47। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो संविधान सभा के पहले या अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो पूरे संविधान निर्माण तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी संविधान जो है तैयार भी किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने जो है सदस्यों के द्वारा अंतिम बैठक आयोजित की गई और जिसमें राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब प्रवृत्त हुआ? प्रवृत्त हुआ कब? तो ध्यान रखिएगा, प्रवृत्त पूछे या लागू पूछे तो संविधान प्रवृत्त जो हुआ यह 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ की तारीख किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान में प्रारंभ की तारीख ध्यान रखिएगा यह 26 जनवरी 1950 को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ की तारीख किसको माना गया है? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक जो हुई थी भारतीय संविधान सभा की, यह 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा, यानी दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो पहले वह अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक। अगला देखते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? यानी यहाँ अध्यक्ष होना चाहिए, थोड़ा सा गलत मिस्टेक टाइप हो गया है। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात है, किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद संविधान सभा की जब अगली बैठक होती है जो है 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा या संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसी 11 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को चुना गया था
बनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और इसी दिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुना गया था। H.C. मुखर्जी, ध्यान रखिएगा, H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव और संविधान सभा का उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति की बात पूछा गया है। प्रारूप, ये ध्यान रखिएगा, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप जो है तैयार किए थे B.N. राव, और इस संविधान के प्रारूप पर जांच करने के लिए प्रारूप समिति गठित की गई थी। इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारूप किसने तैयार किया, तो B.N. राव ने तैयार किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर। उसमें टोटल सदस्य कितने थे, तो 7। याद रखिएगा, यह जो है संविधान का ड्राफ्ट या प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया। अगला देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे। यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन संवैधानिक सलाहकार थे। ध्यान रखिएगा, यह एक प्रशासनिक अधिकारी थे उस समय के, ये B.N. राव, बनेगल नरसिंह राव। अगला देखते हैं, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो संविधान सभा का गठन जो किया गया, यह कैबिनेट मिशन यानी मंत्रिमंडल, कैबिनेट का हिंदी होता है मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल मिशन 1946। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा के द्वारा, भारत की जनता अर्थात हम लोगों के द्वारा, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान जो है प्राधिकार जो प्राप्त करता है, यह भारत की जनता अर्थात हम लोगों के द्वारा जो है ये प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किसका सर्वाधिक प्रभाव था? यानी प्रारूप की बात पूछा जा रहा है, यानी संविधान निर्माण के ड्राफ्ट का जो ड्राफ्ट में सर्वाधिक प्रभाव जो था वह अमेरिकी संविधान का, ऐसा नहीं है। प्रस्तावना में अमेरिकी संविधान का जो है प्रभाव है, ब्रिटेन के संविधान का यह भी नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 का यह जो है प्रभाव प्रारूप निर्माण में रहा, यानी संविधान का जो ड्राफ्ट हम लोग खाका जो तैयार किए उसका सर्वाधिक प्रभाव जो रहा वह भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में किससे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? यानी किस देश से मौलिक कर्तव्य हम लोग ग्रहण किए हैं? तो मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी की बात पूछा जा रहा है। यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में हम लोग भारतीय संविधान में जोड़े। यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य, और कब जोड़ा गया है? तो 1976 में। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के या मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। यह जो है 1976 में मूल कर्तव्य का प्रावधान जोड़ा गया पूर्व सोवियत संघ से इंदिरा सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, और भी वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य जो है यही 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है? यानी स्रोत से गलत सुमेलित है। न्यायिक पुनरीक्षण यानी न्यायिक पुनरावलोकन की बात पूछा गया है ब्रिटिश परंपरा से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये भी सही है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, यह आयरलैंड के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, जबकि न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक जो है पुनरावलोकन, यह ध्यान रखिएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? यानी भारत के संविधान में और अमेरिका के संविधान में दोनों कॉमन चीज़ क्या है? तो देखिए, यहाँ एकल नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका, संविधान में 3 सूचियाँ, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो ध्यान रखिएगा, यह विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय यानी
संविधान की व्याख्या का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय को है, ध्यान रखिएगा। यहाँ एकल नागरिकता, यह ब्रिटेन की खूबसूरती है। यह जो है अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो संविधान की व्याख्या जो है अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही करता है और भारत में भी ऐसा ही प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में कुछ नहीं ग्रहण किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल के पेपरों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान का जो है किस देश के संविधान से कोई प्रावधान नहीं लिया गया है? तो ब्रिटेन से बहुत सारा संविधान का प्रावधान हम लोग लिए हैं। एकल नागरिकता लिए हैं, विधि का शासन लिए हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल व्यवस्था लिए हैं हम लोग, बहुत सारा संसदीय शासन प्रणाली लिए हैं, कनाडा के संविधान से संघीय प्रणाली लिए हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन, ऐसे सब प्रावधान लिए हैं। चीन के संविधान से हम लोग नहीं कुछ ग्रहण किए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18। जनगण मनगढ़ को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो राष्ट्रगान जनगण मनगढ़, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ को 24 जनवरी 1950, ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया। यह जनगण मनगढ़ सर्वप्रथम 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी रचना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। और पूछा जाता है कि जनगण मनगढ़ में कुल कितने पद हैं, यानी चरण पूछा गया है। तो जनगण मनगढ़ में कुल 5 पद हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसका गायन समय भी पूछा जाता है कि गायन समय कितना होता है? तो 52 सेकेंड जो है यह राष्ट्रगान का गायन समय होता है। जबकि विशेष अवसर पर इसे गाने की जो है 20 सेकेंड यानी 20 सेकेंड निर्धारित किया गया है समय। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान का गायन समय 52 सेकेंड, पद कितने होते हैं? 5, विशेष अवसर पे 20 सेकेंड, और रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखा? तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है यहाँ पे। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखा, किसने लिखी, ये बात पूछा है कि प्रस्तावना। तो ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना किसने तैयार किया था? तो संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था, जो है उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो इस प्रस्तावना में पूछा है कि हम भारत के लोग शब्द पूछे या कोई अन्य शब्द भी पूछे। तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ही संविधान की प्रस्तावना तैयार किए थे, यानी वही लिखे थे। तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, विकल्प नंबर 20 सही होगा। अगला देखिए, प्रस्तावना से क्या लाभ है, यानी प्रस्तावना क्या कहता है? तो प्रस्तावना, इससे पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, यानी जो हम लोग संविधान बनाए हैं उसका उद्देश्य क्या है। इससे पता चलता है कि संविधान का स्रोत क्या है। तो संविधान का स्रोत जो है भारत की जनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्रोत पूछा है, उद्देश्य क्या है, और इस संविधान के प्रवर्तन की तिथि यानी लागू होने की तिथि संविधान में यह जो है कब कि कहाँ मिलता है? तो प्रस्तावना में मिलता है, यानी विकल्प नंबर डी सही होगा। इसमें सभी जो है सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों की बात पूछा है। धर्मनिरपेक्षता, यह भी भारत के संविधान में है। समाजवाद, यह भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। संघवाद, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या संविधान का अंग भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो भारतीय संविधान का अंग पूछा है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना भी है, नागरिकता भी भाग 2 में है। रिजर्व बैंक, यह जो है संविधान का विषय नहीं है। चुनाव आयोग, यह भी संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? इससे खैर अब क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, फिर भी आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का संविधान जो लागू हुआ था यह 1957 में। आप बस 1957 याद रखिएगा, जो है वनडे एग्जामों में पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, तो 1957 में। जबकि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ था? तो 1948 में। दोनों बातें याद रखना है। अगला देखिए, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार यह भारत की जनता अर्थात हम लोगों से प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है? यानी जो है केंद्र सरकार का यहाँ जो है एकात्मक स्वरूप, ये ध्यान रखिएगा, यानी केंद्र को प्रमुखता देता है। कौन सी विशेषता है? तो केंद्र की आपातकालीन शक्ति, यानी आपातकालीन शक्तियों में जब आपातकालीन शक्ति का प्रयोग होगा
यानी इमरजेंसी जब लगेगा तो राज्यों को कोई विशेष अधिकार नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा कि सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित हो जाती हैं। दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना, यानी यदि राज्य जो है संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति, यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी है। इस विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ध्यान रखिएगा लोकतांत्रिक सरकार के 3 प्रमुख अंग जो हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। ध्यान रखिएगा क्या इसमें काम है कार्यपालिका का, क्या विधायिका का, क्या न्यायपालिका का? तो विधायिका ध्यान रखिएगा, यह विधायिका यानी संसद की बात पूछा जा रहा है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा विधायिका कानून का निर्माण करती है, जबकि कानून के अनुरूप कार्य कौन करता है? तो इस कानून के अनुरूप कार्यपालिका कार्य करती है। और इस कानून का जो है समीक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका को अधिकार है कानून की समीक्षा करना, यानी उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। कानून का निर्माण विधायिका, निर्वहन कार्यपालिका और समीक्षा यानी जो है जांच न्यायपालिका को अधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। अगला देखिए भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में लोकतांत्रिक, साम्यवादी, राजशाही, सैनिक। तो भारत में सैन्य शासन भी नहीं है, राजशाही ब्रिटेन में है, साम्यवादी चीन में है, लोकतांत्रिक सरकार भारत की शासन व्यवस्था में। ये ध्यान रखिएगा भारत की शासन व्यवस्था की खूबसूरती है लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन देखिए डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है, यानी राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक समाज में धार्मिक तथा सांस्कृतिक लोकतंत्र के बिना, धार्मिक लोकतंत्र के बिना, सांस्कृतिक लोकतंत्र के बिना, इसमें ध्यान रखिएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना यह राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है, यह भीमराव अंबेडकर के अनुसार। अगला देखिए लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा अनुरूप नहीं है? लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से देखिए कौन सा अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एकदम सही, व्यक्ति की गरिमा, इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन, यह भी सही है। कानून के समक्ष समानता, यह भी सही है। यानी व्यक्ति की गरिमा जो है यह मौलिक अधिकार का विषय है, यह लोकतंत्र का विषय नहीं है। तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हो लोकतंत्र की खूबसूरती में, बहुसंख्यकों का शासन हो, कानून के समक्ष समानता हो। अगला देखिए भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही नहीं कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। इसमें क्या क्या प्रावधान है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा यानी बंधुत्व, यह सभी का जो है विचारधारा से ओतप्रोत है भारत की संविधान। और भारत के संविधान के प्रस्तावना में इन सब बातों का उल्लेख भी किया गया है। तो इसका विकल्प नंबर 20 सही होगा। न्याय, 3 प्रकार का न्याय का भी उल्लेख किया गया है, जो है 3 प्रकार का न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का भी उल्लेख है। स्वतंत्रता, यह ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता भी 5 प्रकार का दिया गया है। और जो है समानता, यह ध्यान रखिएगा समानता की भी बात, प्रतिष्ठा और अवसर यानी 2 प्रकार की समानता भी है। और बंधुत्व, ये ध्यान रखिएगा सभी जो है। तो न्याय 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 और समानता 2, याद रखिएगा। सीक्वेंस लगाने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल सही। धर्मनिरपेक्ष का अभिप्राय सरकार द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण एवं सम्मान देना, यह भी सही है। भारतीय संघ की इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है, यह भी सही है, यानी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसमें असत्य क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है, ध्यान रखिएगा डी होगा इसमें सही। अगला देखिए निम्न शब्दों पर गौर कीजिए, यह जो है सीक्वेंस लगाना है। समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों का प्रस्तावना में सही क्रम क्या है? तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द जो आता है संप्रभु, यानी मेरे ऊपर कोई नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं, अपने जो है आंतरिक और बाह्य कानून या जो है निर्णय लेने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। संप्रभु का मतलब कि अब हमारे ऊपर नहीं है कोई, हम खुद ही सर्वोच्च हैं। उसके बाद दूसरा शब्द आता है संप्रभु के बाद, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द आता है, समाजवादी शब्द जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद
तीसरा जो शब्द है वह धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष। और लास्ट में जो आएगा यह लोकतांत्रिक जो है शब्द, यह लास्ट का शब्द है। तो ध्यान रखिएगा इसमें सही क्रम क्या होगा, तो संप्रभु पहले है, उसके बाद चौथा कह रहे हैं ये जो है एक समाजवादी, फिर चौथा और दो, यानी विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में 20 भाग हैं, बिल्कुल गलत, संविधान में 20 भाग नहीं है। भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेद 320 है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, बिल्कुल सही। तो ध्यान रखिएगा केवल इसमें 3 सही है, यानी केवल 3 सही होगा, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है, यानी चाबी। संविधान की कुंजी जो है यह उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। यह ठाकुरदास भार्गव एक संविधान विशेषज्ञ थे, ठाकुरदास भार्गव ने इसे प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा, चाबी कहा। जबकि इस उद्देशिका को लेकर पूछा जाता है कि किसने इसको जन्म कुंडली कहा, यानी संविधान का जन्म कुंडली। तो ध्यान रखिएगा के एम मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने इससे संविधान का जन्म कुंडली कहा। ऐसे ही पूछा जाता है कि जो है संविधान सभा का परिचय पत्र जो है संविधान की उद्देशिका को या प्रस्तावना को किसने कहा, तो N.A. पालकीवाला जो है इस उद्देशिका को N.A. पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो भारत के संविधान में मूल संविधान में 22 भाग हैं, जबकि वर्तमान में 3 इसमें जोड़े गए हैं नए भाग। अभी वर्तमान समय में जो है संविधान में देखा जाए तो 25 भाग है। आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22। वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, यदि 25 विकल्प दिया है तो 25 लगाएंगे, 25 नहीं दिया है तो 22 लगाएंगे, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी, तो यह ध्यान रखिएगा, एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र नहीं, एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये सही है। यानी हम लोग प्रभुत्व संपन्न थे जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किए, प्रजातांत्रिक गणराज्य था। धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जो है बाद में जोड़े गए, ध्यान रखिएगा, समाजवादी शब्द। अगला देखिए, कौन सी राजनीतिक पार्टी संविधान सभा की सदस्य थी, यानी इनमें से कौन सी पार्टी संविधान निर्माण में जो है अपनी सहभागिता निभाई थी। वामपंथी पार्टी, ये भी थी वामपंथी। कृषक प्रजा पार्टी, यह भी थी। अनुसूचित जातीय संघ और कांग्रेस, यानी सभी पार्टियां जो है, इन चारों पार्टियां संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। अगला देखिए, भारत एक है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा भारत जो है यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म को एक समान स्वतंत्रता और अधिकार दिए गए हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की बात पूछा जाए तो भारत का एक पड़ोसी देश नेपाल जो है वह हिंदू राष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए।